हेलो एवरीवन, ये ग्रेविटेशन वाली सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें अपन लास्ट में वाली वीडियो में अपन पहुंच गए थे यहाँ तक, कैपिटल जी के वैल्यू तक। अब अपन लिख रहे थे वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ये एक बॉडी अपन ने जैसे प्रीवियस में मानी थी कैपिटल एम की, दूसरे एम की। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नेचर होती है हमेशा अट्रैक्टेड होती है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे जो भी रियल मास है उसको क्या करेगी, अपनी ओर यानी कि अट्रैक्ट करेगी। और जो ग्रेविटेशनल जो ये फोर्स होता है और जो ये फील्ड का जो लॉ होता है ये किसके लिए दिया गया है? रियल मासेस के लिए दिया गया है। अपने ना इमेजिनरी मासेस भी होते हैं, इमेजिनरी मासेस होते हैं उसके लिए ये नहीं दिया गया है, ये सिर्फ रियल मासेस के लिए ग्रेविटेशन लॉ दिया गया है। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखना है अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है। अब जो ये कैपिटल एम वाला है इस वाले मास को किधर खींचेगा, अपने ओर खींचेगा। अगर इस इधर की डायरेक्शन मैंने यूनिट वेक्टर मैंने आर के मान लिया तो, और ये वाला स्मॉल एम वाला मास इस कैपिटल एम मास को किधर खींचेगा, इधर की ओर खींचेगा। अब जब इधर की डायरेक्शन आर के तो इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आर के होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक दूसरे की कॉन्ट्रेरी डायरेक्शन है एक दूसरे की, है ना। तो एफ, अब इसको 1 माना इसको 2 माना, तो एफ 1 2 इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, इन दोनों के बीच के सेंटर के बीच के डिस्टेंस स्मॉल आर मानी थी कल। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, इधर की डायरेक्शन आर के होगी, है ना। ये देखिए। तो अब F21 क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो ये होगा क्योंकि जी भी सेम है, कैपिटल एम भी सेम है, स्मॉल एम भी सेम है, दोनों अपन जो भी दो मास है उनको सेम ले ही रखा है और डिस्टेंस को भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्शन उसकी सेकंड वाले की। ये सेकंड वाला जो है ये इसको इधर खींचेगा तो ये माइनस आर के होगी डायरेक्शन। तो यही लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में, ये सेकंड वाले के लिए। तो एक दूसरे के क्या है, ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन में क्या है, कॉन्ट्रेरी है। तो जो प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला था उससे क्या पता चलता है कि बोथ ऑब्जेक्ट के मध्य लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है, कॉन्ट्रेरी है। तो ये कौन सा एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स की डेफिनेशन यही होती है, उसका फंडामेंटली यही है कि वो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रेरी होते हैं। ठीक है। अब अगर अपन अर्थ की बात करें तो अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, ये रही अर्थ, इसका मास एम ई है, ई फॉर अर्थ एम ई, रेडियस आ रही वो ई फॉर अर्थ, ई अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा आ रही। ओके। इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई स्मॉल एम मास है ए पॉइंट पर। ओके। और ऊपर की ओर डायरेक्शन है आर के, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अंदर की ओर क्या डायरेक्शन होगी, माइनस आर के। भाई ऊपर की ओर डायरेक्शन आर के प्लस आर के, तो सेंटर की ओर डायरेक्शन माइनस आर के। ठीक है। तो अर्थ अपने मास के कारण अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करती है, वही बेसिक डेफिनेशन, जिसके कारण अदर जो मासेस वाली जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक अट्रैक्टेड फोर्स का क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है उस फोर्स को, अट्रैक्टेड फोर्स को। तो ये जो फील्ड तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ये फोर्स का कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है ऑब्वियसली। अब ये अपन मान ही चुके हैं, आप पढ़ लीजिए। अब ये फोर्स क्या होगा, वही जी कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहला मास एम ई मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मास स्मॉल एम बाई उन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्शन माइनस आर के, क्योंकि ऊपर तो अपन ने आप प्लस आर के माना है, तो अंदर क्या होगी, नीचे क्या होगा, माइनस आर के होगा, है ना। तो ये आ गया। और इस फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज अर्थ के सेंटर की ओर होगी, क्योंकि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की ओर होगी। अब ये तो हो गया फोर्स। अब जब फोर्स है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। कई बार होता है फोर्स होता है मगर एक्सेलरेशन नहीं होता, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा। तो और जिस जो भी एक्सेलरेशन होगा उससे क्या बोलेंगे, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र में। अब देखिए ए फिजिकल टू होता है एम, तो ए क्या हो गया, एफ बाई एम, यानी कि पर यूनिट मास पर लग रहा फोर्स क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। या फिर देखिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में पर यूनिट मास की ऑब्जेक्ट पर लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्थान पर क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एम मास की है, ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ वो लग रहा है, कैपिटल एफ लग रहा है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, ए फिजिकल टू एम है, तो ए इजिकल टू एफ बाई एम। एक ही जगह यहाँ पर जी लिख रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी वाला है, तो जी इजिकल टू एफ बाई एम। अब एफ क्या फोर्स अपन निकाल चुके हैं ऊपर, तो एफ की वैल्यू ये इसको यहाँ पे रखा तो बस स्मॉल एम से डिवाइड करना है, इस फॉर्मूले को स्मॉल एम से डिवाइड करते क्या आ गया अपने पास, जी आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो
ये आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एम आर। अब ये जो पॉइंट ए जो अपन ने माना था पहले, वो अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊपर माना था। अगर अपन उसको अर्थ के सरफेस पर मान लेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ही, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह आर ही रख सकते हैं। यानी कि जब ये किसके लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है अर्थ की सरफेस पर स्थित किसी भी पॉइंट के लिए। तो ये डिस्टेंस तो आर ही हो जाएगी, क्योंकि अगर अर्थ के सरफेस पे भाई अपन ये पॉइंट लेंगे कोई ये, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो यहाँ पे वो रख दिया, बस सिंपल। और ये तो है वेक्टर फॉर्म में। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो यह क्या है, जी क्या है, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। और तो देखिए जी एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए आप, बॉक्स में बंद कर रखा है। ये अदर प्लानट के लिए क्या हो जाएगा भाई, अर्थ के लिए बात करें तो जी एम ई इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर है। अब अगर अदर प्लानट जैसे सन की बात करें तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, वो चेंज होगा नहीं। कहीं भी बात करो दुनिया में, यूनिवर्स में, किसी भी चीज़ के लिए बात करो, जो कांस्टेंट होते हैं उनका मतलब भी यही है, दुनिया में कुछ भी चेंज हो जाओ उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। एम ऑफ ई, अब सन के लिए बात करें तो एम एफ एस, मास ऑफ सन। अब जी, अब ये भी सन के लिए बात, यहाँ पे ये जो है जी है ये अर्थ के लिए। अब जब सन के लिए बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी किसके कारण आ जाएगा, सन के कारण आ जाएगा। आर ई की जगह आर से ले लेंगे। यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये अर्थ थी, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सन आ जाएगा, और इसको अर्थ आएगा। इसलिए ये फॉर्मूला दूसरे प्लानट के लिए भी बना सकते हैं, जिसका मास और जिसकी रेडियस और उसके कारण ग्रेविटेशनल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप। उपरोक्त सूत्र से पता चलता है कि यानी फॉर्मूले से किसी ऑब्जेक्ट या प्लेनेट या फिर अर्थ द्वारा क्रिएट किया गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि ये जी का ये फॉर्मूला देखो, उस ऑब्जेक्ट के मास और रेडियस पर डिपेंडेंट करता है। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट, जो भी हैवी मास है, उसके ही मास और उसकी ही रेडियस पर डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके कारण जिस भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, जो देखिए ये कोई अर्थ है, इसका मास, कोई भी प्लेनेट है या जो बड़ा हैवी मास है, अर्थ की बात करते हैं, ले लिया, और रेडियस आ रही है, ठीक है। ये दूसरा कोई मास है स्मॉल एम, जिसका वेट, जिसका जो मास है वो इस वाले हैवी मास के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, बहुत कम। तो जो हैवी मास है उसी के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है। छोटे वाले मासेस के कारण तो होता ही नहीं है, क्योंकि उनके इफेक्टिव उतना नहीं हो पाता कि वो क्षेत्रीय या फिर फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ही क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर ही जनरेट नहीं कर पाते वो, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास मास, ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे थे, जी की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो इस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। इस फॉर्मूले में स्मॉल एम आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा ना, एम ई और आर ई आ रहा है, यानी कि जो भी हैवी वाला मास है, ये हैवी वाला मास इसके ही मास और इसके ही रेडियस पे वो डिपेंड करेगा। ये छोटे वाले मास इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब अपन को अगर अर्थ की डेंसिटी निकालनी है तो रो इज इक्वल टू होता है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी, है ना। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ऑफ ई इज इक्वल टू रो वी, ये इधर जाएगा तो रो वी, तो रो वी। वॉल्यूम कितना, वी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना अर्थ का, स्फेयर का रेड वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब। ओके, सो अब देखिए ये तो एम ही आया अपने पास, अपन को क्या चाहिए, रो चाहिए। या फिर अगर अपन जी की भी वैल्यू बात करें, जी किस, तो अपन रो निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, डेंसिटी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर अपन जी निकालना चाहे तो जी इजिकल टू का फॉर्मूला ये है। अब एम की वैल्यू अपन ये निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख दो फॉर्मूले में, जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट करने के बाद फाइनली फॉर्मूला ये बचेगा। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी जो है उसका मान गति कर रही ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंडेंट नहीं करेगा, यानी कि स्मॉल एम इसमें भी कहीं पे भी नहीं आ रहा है। यानी कि जो भी हैवी मास है उसी की रेडियस, कैपिटल जी तो कांस्टेंट ऑब्वियसली है सही, रो जो भी हैवी मास है उसकी डेंसिटी, और आर उसकी रेडियस पर डिपेंडेंट करेगा, है ना। उसके मास पे भी डिपेंड करेगा, देखो यहाँ वो उसका मास भी आ रहा है, उस पर भी डिपेंडेंट करेगा। लेकिन जो छोटा वाला मास है उस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। मतलब जैसे अर्थ है तो उसके कारण छोटा सा अगर कोई मास है 1 किलोग्राम का, तो और दूसरा कोई मास है 2 किलोग्राम का, दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। यानी कि उस पर मास पर डिपेंडेंट नहीं हो, भले वो कितने भी किलो का हो। ओके, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान गति कर रही ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंडेंट नहीं करता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट का भार यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता क्या है एक्चुअली, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स अपने सेंटर की ओर खींचती है, अट्रैक्टेड करती है, उसे ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, या फिर रियल वेट कहते हैं। रियल वेट वही होता है, ठीक है। अब यदि एफ एम मास की ऑब्जेक्ट में ए एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा हो तो उस पर लग रहा फोर्स एफ इजिकल टू एम है, तब अर्थ द्वारा ए की जगह जी रख देंगे, क्योंकि अर्थ के ए क्या एक्सेलरेशन, और अगर अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें फिर ग्रेविटेशनल वेट की बात करें तो एक्सेलरेशन भी कौन सा वाला लेंगे, ग्रेविटेशन वाला लेंगे, यानी कि ए की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ए फिजिकल टू एम जी, ये एम जी होता है रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से,
डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, इसका यूनिट होती है न्यूटन, और ये क्या है, फोर्स है, तो इसलिए इसका यूनिट न्यूटन ही होगी, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की ओर होगी, क्योंकि अर्थ के सेंटर की ओर ही कोई अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर ही खींचती है। अब जी का मान अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होता है। जैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन अर्थ की सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट पे ले जाएं या फिर डेप्थ पे ले जाएं, तो जी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट का अब ऑब्वियसली जी की वैल्यू चेंज हो रही थी, एम जी आ रहा था, तो ये पूरा एम जी भी चेंज होएगा ही सही, है ना। तो बेसिक चीज़। अब मास क्या होता है, मैटर में उपस्थित किसी भी पदार्थ में उपस्थित मैटर की मात्रा जितनी भी होती है, जितना भी मैटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो क्या कहलाता है, उसका मास कहलाता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होती है किलोग्राम। और ये भी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। देखिए, मास, ये मास डिपेंडेंट नहीं करता पोजीशन पे। अर्थ के किसी भी कितनी भी ऊपर हाइट पे जाओ या फिर डेप्थ पे जाओ या फिर किसी और प्लेनेट पे चल जाओ, तब भी चेंज नहीं होगा। स्पेस में चल जाओ तब भी चेंज नहीं होता मास। मास इज़ ए कांस्टेंट। वेट चेंज होता है। ठीक है, वेट इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, थैंक यू।